किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका जो हाल ही में एशिया और यूरोप में कर रहा था वैसा उसे एक ऐसी जगह से भी देखने को मिल जाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसे बेचारा हमेशा गरीब कॉन्टिनेंट माना गया, जिसे माना गया कि यहां कहां किसी के पास पैसा है। वहां पर एक देश है जिसका नाम है नाइजर। झंडा बिल्कुल हमसे मिलता जुलता है इसका। नाइजर के अंदर अमेरिकन आर्मी के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी और सड़कों पर उतरी जनता ने वेलकम कर दिया रशियन ट्रुप्स का। रशियन ट्रुप्स अमेरिका को हटाकर खुद अंदर एंट्री ले गई है भाई साहब। और ये और कोई नहीं बोल रहा है, ये खुद अमेरिका के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि हमारे बेस में रशियन ट्रुप्स एंट्री कर गई हैं। भाई साहब घनघोर बेइज्जती है। जहां एक और यूक्रेन से आप रूस को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं अफ्रीका के अंदर जाकर के अमेरिका की सेना को रूसियन सेना बाहर निकाल दे रही है। भाई साहब इस बात से तो अनहैप्पी होना बाइडेन का बनता ही है। आपको यह कहानी जानना बनता है कि सर अचानक ये फ्रेम पर निकलकर कौन सा देश आ गया जिसके बारे में हमने नहीं जाना, और ये अमेरिका वाले हैं कहां कहां। आज के सेशन में विस्तार से जानेंगे, लेकिन आपको इन दोनों की कहानी सुनाएं इससे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं कि बताइए दुनिया में जो कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका सब सुनते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तो बताइए इनमें से सबसे ज्यादा देश कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर हैं। ऑप्शंस कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दे सकते हैं। पोल क्रिएट किया गया है, जाइए और अपने नॉलेज को टेस्ट कर लीजिए। तब तक हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट है जनाब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए तब तक आपको आगे लिए चलते हैं, थोड़ा अफ्रीका का भ्रमण कराते हैं। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसे कि एक प्रकार का डेड एंड माना जाता था कि यहां पर कोई गया तो वापस नहीं आएगा। इस जगह के हालात यहां की गरीबी बयान करती है। यहां पर बहुत सारी बीमारियों ने समय समय पर अपना जगह लिया है। अफ्रीका में ही एक देश है जिसका नाम है नाइजर। नाइजर रिवर के कारण जाना जाता है। इस नाइजर की राजधानी है नियामे। यहीं नाइजर के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है। क्या मामला चल रहा है? यहां पर रशियन ट्रुप्स अमेरिकन को भगा करके अंदर घुस गई है। बड़ा सवाल यह है कि रशियन ट्रुप्स कहां घुस गई? तो साहब अमेरिकन ट्रुप्स एक एयरबेस पर टिकी हुई थी। अमेरिकन्स क्या कर रहे थे इस जगह पर? तो पता चला कि अमेरिकन्स यहां पर ही नहीं दुनिया के बहुत से देशों में अपना झंडा गाड़ कर बैठे हैं। मैं अक्सर आपसे कहता तो हूं, लेकिन आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं। आपके सामने दुनिया का नक्शा लगा है, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि दुनिया में अमेरिका ने 750 से ज्यादा अपने बेसेस बनाए हुए हैं। लगभग 80 देशों में अमेरिका अपनी सेना समेत पैर जमाकर बैठा है। आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। अकेले जापान में अमेरिका के 120 से अधिक बेसेस हैं जहां पर 53,000 से ज्यादा सैनिक बैठाए हुए हैं। 53,000 सैनिक अमेरिकन जापान में बैठे हैं। ऐसे ही जर्मनी, साउथ कोरिया, गुआम, इटली, प्योर्टो रिको, यूके, पुर्तगाल, टर्की, बहरीन, बेल्जियम, पनामा, आप लिस्ट देखिए जहां पर मल्टीपल संख्या में, और यहां पर किसी भी जगह पर 500 से कम सैनिक नहीं छोड़ रखे। अमेरिका ने दुनिया भर में ऐसे अपने लगभग 750 बेसेस बनाए हुए हैं जहां लगभग 2.25 लाख ट्रुप्स इनकी लगी हुई है। इन 2.25 लाख ट्रुप्स में से 159 देश ऐसे हैं जहां पर कोई ना कोई अमेरिका की अपना झंडा गाड़कर बैठा है। और ऐसी स्थिति में अगर इस जगह को ध्यान से देख लिया जाए तो आपको यहां पर नाइजर भी दिखाई दे ही जाता है। और इसी नाइजर में एक जगह है यहां पर जहां पर अमेरिकन ट्रुप्स बैठी हुई थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि अमेरिकन ट्रुप्स करती क्या है दुनिया में? देखिए, आप और हम अपने देश को अपना मानकर चलते हैं, दुनिया को वाकई में विदेश मानते हैं। अमेरिका सही मायने में ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण है। पूरी दुनिया को अपना मानता है, बस वो सही मायने में अपना नहीं, अपने रूलिंग एरिया में मानता है। जैसे ब्रिटिशर्स कहा करते थे ना कि हमारा सूरज कभी छिपता नहीं है, जहां से जग उगता है, जहां छिपता है सब हमारा है। अमेरिका कहता है कि ये गलतफहमी है कि तुम लोग, अमेरिका कहता है कि ये गलतफहमी है कि ये तुम लोगों का है, राज तो हम ही कर रहे हैं, आप तो सब गलतफहमी में जी रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग कमांड्स में बांटा हुआ है।
ऐसी ही एक कमांड यूएस की अफ्रीका को कंट्रोल करती है। यानी अफ्रीका में जो भी चलेगा इस कमांड के द्वारा इस तरह के बेसेस बनाकर अपने सैनिकों के माध्यम से उस पर कंट्रोल किया जाएगा। यानी आधुनिक युग में अगर हम ब्रिटिशर्स के बाद की दुनिया की बात करें तो उस दुनिया में अमेरिकन्स आज भी पूरी दुनिया पर राज करने के लिए अपनी सेना को टेंट लगाकर बैठाया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही एक स्थान नाइजर में भी है जहां पर जिहादी गतिविधियों को नोटिस करने के लिए नाइजर के अंदर अमेरिका ने अपने लोग बिठाए हुए हैं। यहां की राजधानी नियामे के पास ही एक स्थान है जहां पर अमेरिकन्स अपना टेंट लगा करके आईसिस की गतिविधियों को ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। असल मायने में क्या है, थोड़ा सा इसको विषय को विस्तार से समझते हैं। असल मायने में अमेरिका ने जब सीरिया और इराक से आईसिस का खात्मा किया, बगदादी मारा गया, तो आईसिस जो रेडिकल विचारधारा थी, इस्लामिक स्टेट की विचारधारा थी, वो लोग अपने जगह से मूव करके इन गरीब देशों में चले गए जहां गरीबों को पैसे के दम पर जिहादी, पैसे के दम पर आतंकवादी बनाना उनके लिए आसान था। ऐसी स्थिति में नाइजर, जो कि अफ्रीका के साहेल खंड में पड़ता है, साहेल खंड बोले तो जहां एक और सहारा हो और दूसरी तरफ कांगो के फॉरेस्ट हो, इन दोनों के बीच में जो साहेल क्षेत्र है, यहां पड़ने वाला नाइजर आईसिस का एक नया गढ़ बनकर निकला। आईसिस ने यहां से कई सारे लड़ाके रिक्रूट किए जो कि शरण मांगने के लिए यूरोप जाते और यूरोप जाकर के वहां पर बम धमाके करने लगते। ये अमेरिकन्स और यूरोपियंस के लिए बड़ी चिंता बनी। अमेरिकन्स ने जिन्हें खत्म करने के लिए इराक और सीरिया को बर्बाद कर दिया, वे लोग अब अफ्रीका से रिक्रूटमेंट करके आईसिस की अफ्रीकी शाखा चला करके यूरोपियंस के लिए बड़ी चुनौती बन रहे थे। इसका मतलब यह था कि आईसिस को केवल इराक सीरिया से खत्म ना करके अफ्रीका से भी काउंटर करना था। अफ्रीका से काउंटर करने के लिए अफ्रीका के अंदर अमेरिकन्स को और यूरोपियंस को बैठना था। यूरोपियंस के नाम पर फ्रांस अपनी गद्दी यहां पहले से ही जमा कर बैठा था। अब आप पूछेंगे, फ्रांस गद्दी जमा कर बैठा था? अब तक तो हम अमेरिका रशिया ही फिल्म में ले रहे थे, अचानक फ्रांस कहां से आ गया? चलिए अब आपको फ्रांस भी बता देते हैं। असल में नाइजर फ्रांस से 1960 में आजाद हुआ है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, दुनिया भर के देश जब अपनी अपनी प्रभुता बताने के लिए ये कह रहे थे कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, यूरोपियन देशों में दूसरे देशों को कॉलोनी बनाने की जो होड़ मची थी, पुर्तगाली निकले हुए थे, ब्रिटिशर्स निकले हुए थे, स्वीडिश लोग निकले हुए थे, ये सब लोग जा करके दूसरे देशों में अपनी कॉलोनी बना रहे थे। फ्रांस के राजा को थोड़ा लेट होश आया। उन्होंने कहा कि इन्होंने एशिया को तो पूरा कब्जा कर लिया, तो चलो हम अफ्रीका पर चलते हैं। अफ्रीका हालांकि गरीब और कंगाल जगह थी, लेकिन फ्रांस कि भाई इतना बड़ा प्लॉट हमारा है, किसको पता है कि वहां खेती नहीं होती है, तो चलो हम अफ्रीका में चलकर उस पर राज करेंगे। और ऐसे करके वेस्टर्न अफ्रीकी देशों से एंट्री की फ्रांस ने। वेस्टर्न अफ्रीकी देशों से एंट्री करके इन देशों को अपनी कॉलोनी बनाया। हालांकि नाइजर का इतिहास काफी समृद्ध है, इसमें भी गोल्डन एरा शंघाई एम्पायर का रहा है, लेकिन उसको आज कोई नहीं जानता है। वर्तमान में जो आधुनिक काल है वो फ्रांस के द्वारा यहां पर कब्जा करने से लेकर है। 1890 के दशक के अंदर जब नाइजर छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया था, तब 1899 में सबसे पहली बार फ्रांस ने अपनी नजरें यहां गड़ाई। 1905 में नाइजर को फ्रांस ने मिलिट्री टेरिटरी का हिस्सा बना दिया और 1922 में फ्रांस ने नाइजर को कॉलोनी का दर्जा दे दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, दुनिया भर से आजादी की मांग उठ रही थी, तो नाइजर के लोगों ने भी आजादी मांगी। जिस समय हमें आजादी मिली, चीन को मिली, पाकिस्तान को मिली, श्रीलंका को मिली, लगभग उसी समय दुनिया के अधिकांश देशों को आजादी मिली थी। उसी आजादी के दौर में नाइजर ने भी आजादी का बिगुल बजाया। हालांकि फ्रांस ने लोगों को समझाया कि आप चिंता मत करिए, आप लोगों को हम फ्रांस की कैबिनेट में जगह देंगे, फ्रांस की संसद में यहां से प्रतिनिधि जाएगा, चिंता मत करिए। हालांकि यह चीज केवल कुछ पैसे वाले लोगों तक ही संभव थी। इसके चलते लोग अपनी तरफ से विद्रोह करते रहे।
1960 में फ्रांस हटा और यहां पर सरकार जनता ने अपनी बनाई। 1960 में बनी हुई फ्रांस की हटने के बाद सरकार में अफ्रीका अब अपनी तरफ से एक पार्टी की सरकार पा रहा था, यानी कि यहां पर फ्रांस जा चुका था, जनता का शासन आ चुका था, लेकिन जनता के शासन में यहां पर अर्थव्यवस्था बुरी तरह खराब हालत में दिख रही थी। करप्शन था, साथ ही साथ सूखा था, क्योंकि सहारा क्षेत्र है, रेगिस्तान के क्षेत्र के अंदर अब यहां पर ड्रॉट भी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था। ऐसी स्थिति में सरकार चलना शुरू हुई। 14 साल तक एक ही पार्टी की सरकार चली, लेकिन इसके बाद में करप्शन, दमन, भूख, सूखा, ऐसी समस्याएं इकट्ठी होने लगी, जिसके चलते 1968 में नाइजर में अकाल पड़ गया। जनता भूख से मरने लगी। लोगों को जब यह पहली बार पता चला कि अनाज की बोरियां मंत्रियों के घर में रखी हुई हैं, तो जनता ने मंत्रियों के खिलाफ बगावत कर दी और बगावत में साथ दिया सेना ने, और सेना ने सरकार पलट दी। 1960 में आजाद हुआ नाइजर 1974 में सेना की गिरफ्त में जा चुका था। सेना यहां पर सरकार का रूप ले चुकी थी। 1991 में फिर से एक बार सिविलियन शासन आया, लेकिन इस बार तय किया गया कि केवल सिंगल पार्टी शासन नहीं, मल्टीपल पार्टी शासन चलेगा। मल्टीपल पार्टी शासन भी अकाल को रोक नहीं सका। इसके बाद में यहां पर कुछ कबीलों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए फिर से 1996 में सेना ने सरकार की कमान अपने हाथ में ले ली। 1999 में सेना उतरी और सिविलियन सरकार उसके स्थान पर बनी, यानी कि सेना और सिविलियन, पहले सिंगल पार्टी, फिर सेना, फिर मल्टी पार्टी, फिर सेना, फिर सेना के बाद में फिर सिविलियन सरकार, और इस प्रकार से मोहम्मद तंजा यहां के राष्ट्रपति बने और 1999 से लेकर के 2009 के बीच तक यहां सब कुछ सही चलता रहा। यानी कि यहां पर इलेक्शंस के अंदर कुछ इस प्रकार की चीजें देखने को मिली। 1963 यानी 60 के दशक के बाद में यहां पहली बार रिपब्लिक घोषित हुआ, फिर मिलिट्री रूल आया, फिर रिपब्लिक घोषित हुआ, फिर मिलिट्री रूल आया, फिर रिपब्लिक, फिर मिलिट्री, फिर रिपब्लिक। 2013 तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। मिलिट्री कूप्स ताजा वर्ष 2023 में देखने को फिर से मिले, यानी कि यहां के राष्ट्रपति को डिटेन कर लिया गया, सारी इंस्टीट्यूशंस को सस्पेंड कर लिया गया और मिलिट्री ने अपनी तरफ से कू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर आए। लोगों का कहना था कि मिलिट्री की मदद से सरकार को हटाकर फ्रांस सत्ता में बैठा है। तो जनता ने, यानी इलेक्टेड लोगों की तरफ से जो प्रमोटेड लोग थे, उन्होंने नाइजर के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मजबूरी में फ्रांस को, जो यहां पर शांति बिठाने आया था, देश छोड़कर भागना पड़ा। फ्रांसीसियों को भागने की घोषणा सितंबर 2023 में मैक्रोन ने की और तस्वीरें बाहर निकलकर आने लगी, जब फ्रांसीसी इस प्रकार से, जैसे अफगानिस्तान से अमेरिकी भागे थे, इस प्रकार से फ्रांसीसी दिसंबर 2023 के अंदर नाइजर छोड़कर भागने लगे। लेकिन एक बड़ा सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल फ्रांस जैसे देश को यहां से मिल भी क्या रहा था, जिसके लिए वो यहां पर इतना ज्यादा रेगिस्तान में टिका हुआ था। अब आते हैं राज की बात पर। राज की बात यह है कि दुनिया का लगभग 2020 टन यूरेनियम 2022 में यहां से प्रोड्यूस किया गया। दुनिया के टोटल यूरेनियम का 5% यहां पर पैदा होता है, और जो फ्रांस यूरेनियम मंगाता है उसका 15% यहीं पर मिलता है। गोल्ड और यूरेनियम और ऑयल, इन तीन चीजों के लिए नाइजर जाना जाता है। मतलब विचार कीजिए, जहां दुनिया एक और परमाणु युद्ध के नाम पर डर जाती है, ईरान जैसे देश पर सैंक्शन इस बात का लगा है कि उसने यूरेनियम को एनरिच कर लिया है, कहीं परमाणु बम ना बना ले। नाइजर तो अपने देश में ही न्यूक्लियर के लिए आवश्यक यूरेनियम लिए बैठा है। तो यह यूरोपियंस के लिए अत्यंत आवश्यक चीज है जो नाइजर अपने घर में लेकर बैठा है। इसी के चलते फ्रांसीसियों का यहां पर आकर्षण बना रहा। लेकिन फ्रांसीसियों से उलट अमेरिकी यहां पर कुछ ज्यादा सगे बने। अमेरिकियों ने कहा कि फ्रांस भले ही चला जाए, हम यहां आकर के दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। अंकल सैम को लगता है कि पैसे से शांति खरीदी जा सकती है। इसके चलते फ्रांसीसियों के जाने के बाद भी अमेरिका यहां पर रुका रहा और यूरोपियन यूनियन को मैसेज भेजता रहा कि देखिए, आईसिस के लोगों ने यहां पर अपना पूरा कब्जा कर लिया है, आईसिस का ही प्रभाव क्षेत्र है। हम यहां पर एयर बेस से ड्रोन उड़ाकर जिहादियों को ढूंढते हैं और उन पर नियंत्रण
नियंत्रण रखते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि आईसिस का डर यूरोपियन यूनियन को भी था। यूरोपियन यूनियन को जो डर था उसको अमेरिका ने बढ़िया से बेचा। फ्रांस तो बेचारा यहां से निकलकर अपनी एम्बेसी बंद करके चला गया, लेकिन 6 दशकों से नाइजर पर जो फ्रांस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शासन चलता रहा, लगभग हजारों की संख्या में फ्रांसीसी नाइजर में ही बस गए। साथ ही साथ लोगों को ऑफिशियल भाषा में भी फ्रांसीसी सिखा दिया। कुल मिलाकर के इस क्षेत्र का फायदा इस बार अमेरिका को उठाना था। अमेरिका दुनिया को आईसिस का डर बताकर नाइजर पर अपना कब्जा स्थापित करके रखना चाह रहा था, लेकिन यहां की सेना समझदार थी। उन्होंने एक और व्यक्ति की एंट्री करा दी। फिल्म की तरह चल रहा है जियोपॉलिटिक्स। उम्मीद है कि आप इस व्यक्ति को पहचान रहे हो। नाम है इसका प्रागोजिन। रशिया यूक्रेन वॉर में आपने इस व्यक्ति को देखा होगा। हालांकि अब यह व्यक्ति धरती पर नहीं है, पुतिन ने इन्हें आसमान में भेज दिया है, लेकिन यह वो ही व्यक्ति है जो रूस की प्राइवेट सेना चलाता था, जिस सेना का नाम था वैगनर सेना। जब अमेरिका नहीं निकल पाया तो फिर नाइजर के लोगों ने पैसे देकर के वैगनर नामक प्राइवेट फोर्स को अपने यहां बुलाया कि भैया रशिया वालों, अगर आप डायरेक्टली आ गए तो ये लोग विद्रोह कर देंगे। प्रागोजिन से नाइजर वालों ने, जब ये प्रागोजिन जिंदा था, तब कहा कि देखो, अगर हमें फ्रांस और अमेरिका को भगाना है तो हमारी सेना के साथ साथ हमें ताकतवर होना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में आप अपनी प्राइवेट सेना भेजिए। भाई साहब, वैगनर फोर्स यहां पर भेज दी जाती है, रूस की प्राइवेट फोर्स भेज दी जाती है। हालांकि रूस की प्राइवेट फोर्स जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में पुतिन के लिए ही चिंता का कारण बन गई, तो प्रागोजिन को मारकर वैगनर फोर्स को खत्म करके उसे वापस से रशिया ने अपनी ही सेना में शामिल कर लिया। आज उसी सेना को रूस यहां पर, जिसको वैगनर फोर्स थी, उसे वो अपनी फोर्स कहकर संबोधित करता है। यानी जिस नाइजर के अंदर वैगनर सेना ने अमेरिकियों के नाक में दम कर दिया था, वही सेना अब रूसी सेना के नाम से जानी जाती है। और ये केवल और केवल आप और हम नहीं जानते, अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से एडमिट करता है कि वैगनर ही नाइजर की इनस्टेबिलिटी का फायदा उठा रहा है। ये अमेरिका के खुद विदेश मंत्री कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में रशिया और नाइजर एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब वैगनर वहां खत्म हुआ, रूस ने उसे अपनी आधिकारिक बात के रूप में शामिल किया कि हमारी सेना है, तब रशिया और नाइजर के बीच में एक दूसरे को लेकर एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग अब मिलिट्री टाई बढ़ाएंगे, और मिलिट्री टाई बढ़ाएंगे तो निश्चित ही फ्रांस और अमेरिका की यहां से बाहर निकलने की शुरुआत होगी और अमेरिका को बाहर निकालकर रशिया की यहां पर एंट्री होगी। ऐसी स्थिति में नाइजर ने रशिया को इस क्षेत्र में स्थान दिया और यूएस आर्मी को यूएस आर्मी गेट आउट करके लोग सड़कों पर निकल कर आए। यूएस को अपनी फोर्स हटाने के लिए लोगों ने विवश किया। फाइनली लोगों के दिए मोटिवेशन से ही रशिया की फोर्सेस इन एयर बेसिस में एंट्री कर गई हैं। कुछ इस प्रकार से इन्होंने अपने अमेरिकन्स ने बेसिस बनाए हुए हैं, इन्हीं बेसिस पर रशियन ट्रुप्स एंट्री कर गई हैं। एक तरह से यह कहिए कि रशियन ट्रुप्स नाइजर की तरफ से मिल रहे सपोर्ट के कारण ही यूएस सोल्जर्स को यहां से हटाने में कामयाब हो रही हैं। हालांकि इन सभी बातों को लेकर के रूस ने भी अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया है, और ना ही अमेरिका यह कह रहा है कि हमारी जहां पर मतलब कैबिन्स बनी हुई थी उनमें कोई नहीं घुसा है, बेस में घुस गया है। अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। बाकी आप जियोपॉलिटिक्स को किस अंदाज में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने